दोस्तों मैं हूं बी सिंह और आप देख रहे हैं टॉपर स्टॉक। यूपीएससी 2020 सिविल सर्विसेज एग्जाम रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड और आज के टॉपर स्टॉक में टॉपर हैं मिस्टर विकास अग्रवाल। विकास हैज़ डन हिज बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं ये, और इनका ऑप्शनल भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ही बिलोंग टू दिल्ली, बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में ही है, स्कूलिंग भी इनकी दिल्ली से हुई है। एंड विकास हैज़ सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 568। इट वाज हिज 5th अटेम्प्ट और कॉन्स्टेंटली ये सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहे एंड स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट करते रहे। विकास, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग दिस ग्रेट रैंक। विकास, what is that factor which motivated you to come for the civil services? क्योंकि आप तो ऑलरेडी 4-5 years से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट वॉज 5th अटेम्प्ट, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख पाए? सर, शुरुआत से ही ऐसा था कि जॉब सेटिस्फेक्शन एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था और मुझे हमेशा ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जो सेटिस्फेक्शन सिविल सर्विसेज के अंदर है वो और कहीं नहीं मिल सकता है मुझे। तो इसी फैक्टर को सोचते हुए और नेशन के लिए कुछ कर सकने की जो एबिलिटी सिविल सर्विस प्रोवाइड करता है उसको सोचते हुए मुझे लगा मुझे यही अटेम्प्ट करना चाहिए। Great. So when you started your journey, मतलब कॉलेज टाइम में या कुछ दिन जॉब करने के बाद फिर सोचा कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं? सर, एक बेसिक आइडिया तो था कि मैं कहीं ना कहीं ये करना चाहूँगा, पर उसके बाद ये फीलिंग और स्ट्रांग हो गई जब मैं जॉब कर रहा था 1 साल, और उसके बाद आई डिसाइडेड टू लीव दैट जॉब एंड प्रिपेयर फुल हार्टेडली फॉर इट। Okay, so you worked after resigning from the job, then you started the journey. कितना डिफिकल्ट डिसीजन था कि जॉब छोड़ करके तैयारी करना है, और सिविल सर्विसेज इज ऑलवेज रिस्की कि अगर नहीं हो पाया तो ये माइंड में कोई साइको फियर फैक्टर था? सर, साइको फियर फैक्टर तो मैं नहीं कहूँगा, बट एट द सेम टाइम थोड़ा रिस्क तो था ही और कुछ तो लगता ही है, स्पेशली गिवन द फाइनेंशियल बैकग्राउंड दैट आई कम फ्रॉम। पर फिर मुझे लगा कि इट्स बेटर टू क्रॉस दैट लाइन एंड बियर द कॉन्सिक्वेंसेज रैदर देन स्टे एंड लुक एट द लाइन फॉर द एंटायर लाइफ। तो मुझे कहीं ना कहीं पूरी लाइफ लगेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया है। सो अब सीधे आते हैं मैकेनिकल पर, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और वो इस डिलेमा में रहते हैं कि ऑप्शनल क्या रखें। यू आर वन एग्जाम्पल जहाँ पर फोकस सिविल सर्विसेज था, नॉट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट, एंड आपने मैकेनिकल लिया। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या कर सोचते हैं कि अगर सिर्फ सिविल सर्विसेज लिखना है तो मैकेनिकल की बजाय हम कोई दूसरा ऑप्शनल ले सकते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैकेनिकल की एडवांटेजेस क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दोनों को आप अगर बताना चाहें? सर, टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मैकेनिकल, सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी है कि इसका प्रायर फेमिलियरिटी जो होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जनरली मैकेनिकल बैकग्राउंड के ही स्टूडेंट्स लेंगे उससे। फिर दूसरी एडवांटेज जो मुझे लगी मेरे लिए वो ऑब्जेक्टिविटी है मैकेनिकल के अंदर, कि अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही, जबकि अदर ऑप्शनल जैसे सोशियोलॉजी है या कोई और ऑप्शनल है उसमें ऑब्जेक्टिविटी मुझे ऐसा लगता है कि शायद कम हो। फिर सर, डिसएडवांटेजेस की बात हो तो सिविल सर्विसेज के लिए पर्टिकुलरली सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो रहती है वो है कि उसके अंदर जीएस के साथ बैलेंस करना बहुत टफ हो जाता है और उसका सिलेबस का साइज़ बहुत बड़ा है, तो एंड मोमेंट तक उसे रिवाइज करते रहना, 1 वीक का जो ब्रेक रहता है उसमें ब्रश अप करना, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। ग्रेट। मैकेनिकल एज ए सब्जेक्ट, जीएस का टाइम क्या कुछ एक्स्ट्रा खा जाता है या दोनों सब्जेक्ट मतलब मैकेनिकल एंड जीएस कोई दिक्कत नहीं है? यू मैनेज्ड इट वेल? सर, मुझे लगता है कि इसे मैनेज करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है और इसके लिए एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। लुकिंग एट माई रैंक आई से कि आई एम नॉट वेरी श्योर इवन नाउ कि वो बैलेंस में बना पाया हूँ क्या, बट इन माई ओपिनियन सर येस, इट्स अ बिग चैलेंज। सिविल सर्विसेज तो बहुत लोगों का सपना है। यस सर। इस सपने को साकार करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी चाहिए। यस सर। आप कुछ अपने ऐसे मोमेंट शेयर करिए जो आप अपने आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के एफर्ट्स किए हों और लगता है कि आपको ये करना तो ज़रूरी है। कोई ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि ये आपका फैक्टर था सिलेक्शन के पीछे, तो वो चीज़ें बताइए। सर, इस प्रिपरेशन में हम नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और उसकी नॉलेज गेन करना ही एक चैलेंज होता है, लेकिन हमें इस एग्ज़ाम में समझना होता है कि हमें प्रेजेंटेशन का, हमें उस नॉलेज को कैसे दिखाना है एग्ज़ाम में, डेटा कैसे यूज़ करना है, उस पर बहुत फोकस होता है। तो जैसे पहले मैं सिर्फ डेटा यूज़ भी नहीं करता था, फिर मैं डेटा यूज़ करने लगा, इस बार मैं डेटा को पाई चार्ट में दिखाने लगा, तो वो एक ऐसा ट्रांजिशन है जो विद टाइम आपको करना पड़ता है।
तो मुझे लगता है कि सर ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना अपने आप को। दैट्स गुड। जब आप इंटरव्यू देने गए होंगे तो वहाँ पर फिर एक बार आपको ये लगा होगा शायद मैकेनिकल बैकग्राउंड और बीटेक एंड आईआईटी एंड दिस माइट बी इन डिस्कशन, तो ऐसा कुछ एक्चुअली हुआ ये इंटरव्यू में? कुछ इस तरह के सवाल पूछे गए जहाँ आपको टेक्निकल बैकग्राउंड से या कहीं पर आपको हेल्प मिली हो कि दिस वाज माय फोर्टे एंड यहाँ पर मुझे हेल्प मिली, या समथिंग विच यू वुड लाइक टू शेयर अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? सर जनरली बिकॉज सिविल सर्विसेज में दे आर लुकिंग फॉर जनरलिस्ट पीपल एंड फॉर नॉन टेक्निकल सर्विसेज, तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल के बारे में वो बहुत डीप नहीं जाते हैं एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग सर्विस इंटरव्यू। पर 2-3 क्वेश्चंस बेसिक वो पूछते हैं। तो मुझसे भी टर्बो इंजन और नॉर्मल इंजन में फ़र्क पूछा था, फिर उसकी एफिशिएंसी के बारे में पूछा था, उसके इंजन के पोल्यूटेंट्स के बारे में पूछा था। तो वो बहुत ही बेसिक सवाल है जो हैंडल हो जाते हैं। We have with us Mr. Rahul Sengar, faculty in Next IAS. So Rahul, what questions you have in your mind to ask from the Vikas? Thank you, sir. Vikas, first of all, congratulations Thank you so much, sir. for the Thank great you. achievement. And my question is with respect to the answer writing, basically, because answer writing is the major thing that student focuses on, and they have the fear factor with respect to the answer writing, basically, who are starting the this particular preparation. So my question is ki what are the major how to maintain the balance between the content and the presentation part of the answer writing? Can you guide us with respect to this, all the fellow members? Yes, sir. सर इन माय ओपिनियन इट्स अ ट्रांजिशनल प्रोसेस। शुरुआत में क्योंकि हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो कंटेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमें कुछ आएगा ही नहीं तो हम आंसर में लिखेंगे क्या। लेकिन एक पॉइंट के बाद कंटेंट का सैचुरेशन आ जाता है, बिकॉज अगर आपको बहुत ज़्यादा भी आता है तो आप 3 पेज से ज़्यादा तो लिख नहीं सकते इवन फॉर अ 15 मार्क क्वेश्चन। तो उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांजिशन टू दैट माइंडसेट कि अब कंटेंट नहीं देखना है, प्रेजेंटेशन देखना है। बट वो ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए अच्छे मेंटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास, आपको ऐसा लगता है कि दिस वॉज योर 5th अटेम्प्ट, तो इन द लास्ट 4 अटेम्प्ट्स was there any mistakes that you want to share us with us because you want to tell so that student didn't repeat it, if there is any? श्योर सर, बिकॉज इट वॉज माई 5th अटेम्प्ट आई बिलीव कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं और उनसे सीखा है, जो कि इन हाइंडसाइट अगर पहले पता होता तो शायद पहले भी हो सकता था। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिस्टेक इज़ लैक ऑफ फोकस ऑन आंसर राइटिंग सर। मैं भी कंटेंट के पीछे ही भागता था, बहुत ज़्यादा पढ़ने में ही बिलीव करता था और उस चक्कर में आंसर राइटिंग कहीं ना कहीं छूट जाती थी। उसके बाद सर प्रेजेंटेशन पार्ट है, उसको कैसे दिखाना है, फ्लो चार्ट्स वगैरह, डायग्राम वगैरह, वो कहाँ चाहिए कहाँ नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें मुझे लगता है। और मॉक टेस्ट देते रहना मीन्स का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अगर पहले और ज़्यादा करता तो शायद और पहले भी हो सकता था। And what are the major transition phase with respect to prelims and the mains examination? How to manage the prelims and the mains simultaneously in 1 year? सर इसमें दोनों ही चीज़ें हैं मेरे ओपिनियन में। प्रीलिम्स और मीन्स किसी हद तक इंटीग्रेटेड है। फॉर एग्जांपल जब हम बेसिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री और मीन्स के लिए हिस्ट्री अलग नहीं है, सेम ही हिस्ट्री पढ़ी जाएगी। जब एक लेवल आ चुका है हमारा बेसिक हिस्ट्री में, देन द थिंग स्टार्ट टू डाइवर्ज अ बिट कि प्रीलिम्स के लिए हम हिस्ट्री के फैक्ट्स याद करेंगे, पर मीन्स में मेरे ओपिनियन में फैक्ट्स उतने मैटर नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें उसकी रीजनिंग में जाना है कि अच्छा मराठास अगर आए और मुगल्स अगर गए तो क्यों गए, तो वैसी चीज़ें सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। विकास जी, नॉर्मली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अब तो हो गया and now the journey is end, and this is your 5th attempt. Yes, and rank is 568. Yes, sir. What next? Sir, I'll mostly give another attempt and I'll try to improve upon the rank, and the future only will tell if I'll be able to do it or not, sir. We all hope that you will be able to do, and definitely you will do, because Thank these you. 5 years of your devotion and this will finally has resulted today, and it will further result next year. Thank you, sir. As an institution, नेक्स्ट IAS क्या सोचते हैं आप? सर मेरी सक्सेस का बहुत ज़्यादा बड़ा क्रेडिट नेक्स्ट IAS को और यहाँ पे मेंटर्स को, स्पेशली आपको और अभिषेक सर को जाता है, बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड इन सम फॉर्म और अदर विद नेक्स्ट IAS फॉर द पास्ट 3 years.
एंड जब जब मुझे कोई भी इशू आया, डेट कैन बी ऑफ गाइडेंस, डेट कैन बी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली चीज़ें समझ नहीं आ रही है या कैसे बैलेंस करना है, तो आपसे भी इंटरेक्ट किया मैंने. डेट कैन बी फाइनेंशियल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, तो उसके लिए स्कॉलरशिप वगैरह के लिए मैंने आपसे इंटरेक्ट किया. अभिषेक सर ने मुझे पर्सनली काफ़ी बार मेंटर किया. लास्ट टाइम जब मेरा इंटरव्यू हुआ था और नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो आई वॉज वेरी डिजेक्टेड. तो अभिषेक सर से ही मेरी बात हुई थी और उन्होंने ही कहा था कि भाई और अटेम्प्ट दो, आपका हो सकता है. तो इट्स वेरी पर्सनल एंड लाइक अ फैमिली फॉर मी सर. तो जब आप यहाँ पर मेंस का क्लास कर रहे थे, Yes, sir. 151, यस सर. तो आपको कुछ उससे हेल्प मिली? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था सर वो कोर्स, क्योंकि उससे पहले मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मार्क्स आ रहे थे पर इंटरनली कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे. जबकि उसके बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला और बीच बीच में जो ब्लाइंड स्पॉट्स थे वो मैं आइडेंटिफाई कर पाया और उन्हें मैं फिल कर पाया, तो उससे मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत इम्प्रूव हुई है सर. So this was the discussion, friends, with the Vikas Agarwal, and he has done, and he is still willing to do better, and that is how our journey continues. We should never stop, and we should never think that this is fully stop. So if you are an aspirant preparing for the civil services, and if you want any support from the next IAS, then we are very eager and we are very willing to support you. Do not hesitate. Any kind of constraint and any kind of the problem, if you feel, we are always there to support you. What is important is your willingness, that your internal thought which has to be strong, and you target exam, dedicate yourself, prepare. So with wishes to all of you, I would like to present the bouquet. Kindly accept Thank you so much sir. these wishes to you. Thank you, sir. And for your success of this year, as well as lot of wishes for the top rank in the next year exam. Thank you so much, Thank sir. you so much. Thank you sir.